नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट हर्ष कुमार। आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और उस व्यक्ति के चेक आपके पास हैं तो आप कैसे चेक बाउंस की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं और अपने पैसे दूसरी पार्टी से रिकवर कर सकते हैं। इस पूरे किस तरीके से ये केस चलता है, लीगल नोटिस भेजने से लेके जजमेंट आने तक, आज इसको ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस दुनिया में पैसे किसी को देना सबसे आसान काम है, मगर पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसी के चलते हमारी लेजिस्लेचर ने, हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और इसमें सेक्शन 138 प्रोविज़न डाला गया जो स्पेसिफिकली डील करता है चेक बाउंस के केसेस से लेकर कि अगर बिज़नेस ट्रांजैक्शन में या किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन में अगर किसी ने किसी से पैसे लिए हुए हैं और लीगली इन्फोर्सेबल लायबिलिटी है उस व्यक्ति की, तो आप कोर्ट के माध्यम से पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं पैसे रिकवर? तो आपके पास उस व्यक्ति के चेक होंगे, आप वो चेक डालते हैं और वो चेक जो है बाउंस हो जाता है या उसको कहें डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर वो अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि इनसफिशेंट फंड है, जो जिसने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है और उसने आपको चेक दे दिया। और कारण हो सकता है कि सिग्नेचर का मिसमैच है। और कारण हो सकता है कि उसने पेमेंट स्टॉप करा दी, चेक आपको दिया और बैंक में फ़ोन करके आपके चेक की पेमेंट ही स्टॉप करा दी ताकि आपका चेक क्लियर ही ना हो पाए। चेक बाउंस के केसेस में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात जो है वो है टाइमलाइन। टाइम आपको मिस नहीं करना है। कानून आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है, राइट प्रोवाइड करता है, मगर एक समय सीमा ज़रूर बांधता है कि आपको उस समय के अंदर ही जो है एक्शन लेना पड़ेगा। मैक्सिम भी है कि विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सबवेनिएंट, की लॉ प्रोटेक्ट दोज हु आर विजिलेंट इनफ नॉट टू दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट। इसलिए कानून उनको बचाता है जो अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं, उनको नहीं जो अपने अधिकारों के ऊपर सोए रहते हैं। तो चेक बाउंस, आपका चेक बाउंस हुआ, आपको बैंक जाना है और रिटर्न मेमो बैंक आपको बना के देती है जिसमें स्पेसिफिक कारण बैंक मेंशन करती है कि किस वजह से आपका चेक जो है बाउंस हुआ। वो आपको चेक रिटर्न मेमो मिलता है, बैंक की सील लगी होती है, उसमें सिग्नेचर होते हैं। वो आपको मिलने के 30 दिन के अंदर आपको किसी वकील के माध्यम से सामने वाली पार्टी को एक लीगल नोटिस सर्व करना है। सेक्शन 138 कहता है कि आपको एक लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को सर्व करना है 30 दिन के अंदर, जब आप रिटर्न मेमो बैंक से कलेक्ट करें। उसके बाद आपको 15 दिन तक इंतज़ार करना है कि वो पैसे आपको लौटा दे। आपको उस लीगल नोटिस में ये आपके वकील लिखेंगे कि आप या तो हमें पेमेंट कर दीजिए, जो आपका चेक आपने दिया था वो बाउंस हो गया है, नहीं तो हम लीगल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ 138 में इनिशिएट करने वाले हैं। अगर वो आपको पैसे मिल जाते हैं तो ठीक, नहीं मिलते हैं तो आप आगे का रास्ता अपना सकते हैं। अब ये लीगल नोटिस आपको कहाँ सर्व करना है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। वो वहाँ पे अगर नहीं रहता हो, बंदा जो अक्यूज्ड है वो वहाँ पे रहता ही ना हो, तो कानून आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि लास्ट नोन एड्रेस पे आपको वो लीगल नोटिस भेजना है, जो आपके संज्ञान में है, जो आपके ध्यान में है, जो आपके नॉलेज में है। आपको उस एड्रेस पर अक्यूज्ड के लीगल नोटिस सर्व कराना है, और वो अगर वो वहाँ पे डिलीवर हो जाता है तो उसको सर्व मान लिया जाएगा। फिर आपको 15 दिन तक इंतज़ार करना है। अगर 15 दिन में पेमेंट दे देता है अक्यूज तो ठीक, नहीं तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। 15 दिन के बाद आपको 30 दिन और मिलते हैं जिसमें आप किसी वकील के माध्यम से कंप्लेंट सेक्शन 138 में मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने आपका केस जो है वो इनिशिएट आप कर सकते हैं। इस 138 की कंप्लेंट में आपको सारे एविडेंस भी उसके साथ लगाने हैं, जैसे कि
जो ओरिजिनल चेक बाउंस हुआ है वो रिटर्न मेमो आपको लगाना है, जो आपने लीगल नोटिस सर्व करा है उसकी कॉपी, आपको जो डिलीवरी रिपोर्ट है, जो स्पीड पोस्ट आपने लीगल नोटिस भेजा है उसकी रिपोर्ट की लीगल नोटिस उसको सर्व हो चुका है, और तमाम तरीके के एविडेंसेस आपको लगाने हैं, और लिस्ट ऑफ विटनेसेस की लिस्ट भी आपको उसके साथ अटैच करनी है कि आप जो है प्रोसीडिंग्स में किनको अपना विटनेस बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपका केस की शुरुआत होती है और आपके जो कंप्लेंट है उस पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है, और अपोजिट पार्टी को समन्स इशू करता है आपकी कंप्लेंट के आधार पर। फिर अक्यूज्ड कोर्ट में उपस्थित होता है। अगर नहीं होता है तो कोर्ट बेलेबल वारंट, अगर फिर भी नहीं होता है तो नॉन बेलेबल वारंट, और उसके बाद भी नहीं होता है तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, भगोड़ा घोषित कर देता है। और अब आते हैं कि अगर वो उपस्थित पेश हो जाता है कोर्ट के सामने तो क्या होता है। कोर्ट के सामने पेश होने के बाद, क्योंकि सेक्शन 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस के केसेस को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है मगर साथ ही साथ उनको बेलेबल ऑफेंस बनाता है, तो अक्यूज्ड सबसे पहले आके अपनी बेल लेता है कोर्ट से कि मुझे बेल दे दी जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए जब तक इसका ट्रायल चल रहा है। इसकी एवज़ में कोर्ट उसे श्योरिटी भरने के लिए कह सकता है कि तुम इतने अमाउंट का बेल बॉन्ड भरो, या कोई श्योरिटी की कोई आरसी सबमिट करो कि आप जो है पूरे ट्रायल में उपस्थित रहेंगे। अब इसके बाद आती है कंप्लेनेंट एविडेंस की स्टेज, जहाँ पे कंप्लेनेंट जिसके साथ ये जिसका चेक बाउंस हुआ है वो सारे एविडेंसेस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है। सारे विटनेसेस आते हैं, अपनी बयान रखते हैं, और उनका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, जो सामने अक्यूज़्ड का जो वकील है वो उसका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करता है। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का मतलब कि आपको इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि आपका केस जो है वो हल्का साबित करने की कोशिश की जाएगी या झूठा साबित करने की कोशिश की जाएगी। सामने वाला वकील आपसे इस तरीके के सवाल पूछेगा। अगर तो इसमें कंप्लेनेंट्स को ये ध्यान में रखना होता है कि वो स्टिक रहें, अडिग रहें अपनी स्टेटमेंट पर, जो उन्होंने कंप्लेंट में मेंशन करी है उसी कहानी को दोहराएं और गुमराह ना हो। अब एनआई एक्ट की ख़ास बात ये है कि क्रिमिनल लॉ हालांकि ये कहता है कि देयर इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि आपको निर्दोष माना जाएगा जब तक आपको दोषी नहीं करार दिया जाता कोर्ट के माध्यम से। मगर सेक्शन 118 और 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कहता है कि प्रिजम्पशन जो है कि कोर्ट ये मान कर चलेगा, प्रिज्यूम करके चलेगा कंप्लेनेंट के फेवर में कि अगर अक्यूज़ ने कोई चेक दिया है तो वो लीगली इन्फोर्सेबल लायबिलिटी उतारने के लिए ही दिया है। अब ये अक्यूज़्ड के ऊपर बर्डन है, अक्यूज़्ड को कोर्ट में साबित करना है एविडेंसेस के माध्यम से कि वो जो है रिबट कर सके ये प्रिजम्पशन, कंप्लेनेंट की जो प्रिजम्पशन है उसको रिबट कर सके और केस जीत सके। अब सवाल उठता है कि अक्यूज़्ड कैसे ये प्रिजम्पशन जो है रेज करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में कहा है कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, की प्रोबेबिलिटी के आधार पे कि थोड़ा भी अगर संशय अक्यूज्ड ने रेज कर दिया कंप्लेनेंट की कहानी में, तो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर अक्यूज्ड जो है बर्डन रिलीव कर देगा। और इसके बाद फिर कंप्लेनेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो चेक लिया है वो लीगली इन्फोर्सेबल लायबिलिटी के तहत लिया है। अब प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंप्लेनेंट की जो कहानी है उसमें संशय पैदा करने के लिए क्या किया जाता है, क्या करते हैं अक्सर वकील, कि जो कंप्लेनेंट है उसका आईटीआर मंगवाते हैं, कोर्ट के माध्यम से समन करते हैं कि आईटीआर मंगाया जाए। अगर आईटीआर में, इनकम टैक्स रिटर्न में, उस साल में कंप्लेनेंट ने ये मेंशन नहीं कराया है कि इतना पैसा मैंने इस व्यक्ति को उधार दिया है, तो ये एक संशय क्रिएट करता है। दूसरा, इनकम प्रूफ मंगाए जाते हैं कि अक्यूज्ड जो है वो ये साबित करने की कोशिश करता है
कि मान लीजिए कि इसने 2 करोड़ का चेक बाउंस हुआ है मगर इसकी इनकम तो 5 लाख ही है, तो ये एक संशय पैदा करता है। कंप्लेनेंट एविडेंस के बाद स्टेज आती है डिफेंस एविडेंसेस की, जहां जो अक्यूज्ड है, जो रिस्पोंडेंट है जिसने चेक दिया था, वो अपने सारे सबूत कोर्ट के समक्ष पेश करता है। अगर उनका कोई विटनेस है तो उसको पेश करता है, उसको फिर कंप्लेनेंट का एडवोकेट क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। और इसके बाद जो होती है एक फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज आती है, जहां दोनों वकील अपनी जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको कंक्लूड करते हैं। इसके बाद कोर्ट जजमेंट देता है। अब जजमेंट में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोर्ट उसको अक्यूट कर सकता है, अक्यूट मतलब बाइज्जत बरी कर सकता है, या कन्विक्ट कर सकता है। सज़ा कितनी हो सकती है? इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है सेक्शन 138 में, और डबल द अमाउंट ऑफ चेक का 2 गुना अमाउंट तक कोर्ट जो है पेनल्टी इम्पोज करने की शक्ति रखता है। तो अगर आप कंप्लेनेंट हैं तो मोटा माटी आपको ये याद रखना है कि आपको चेक तो लेना ही है, उसके साथ साथ मटेरियल और भी एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं। जैसे कि आप कोई एग्रीमेंट बना लीजिए कि फ्रेंडली लोन आपने दिया है उस व्यक्ति को, या आप ईमेल के माध्यम से उससे उसका एक्सेप्टेंस ले लीजिए, या वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। आईटीआर में आपको ज़रूर शो करना है जो अमाउंट आपने लोन के तौर पर उस व्यक्ति को दे रखा है। इस तरीके से आपका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वहीं अगर आप एक्यूज्ड हैं, अगर आप आरोपी हैं, तो आपको कंप्लेनेंट की स्टोरी में यही सारे पॉइंट्स जो हैं पॉइंट आउट करने हैं कि कैसे आप कंप्लेनेंट की स्टोरी को झूठा साबित कर सकें, कैसे आप कोर्ट के दिमाग में संशय पैदा कर दें। आपको सिर्फ संशय पैदा करना है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी रेस करनी है कि आपने 138 का गुनाह नहीं किया है। तो ये आप कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी दर्शा सकते हैं कि ये बंदा जो है केपेबल ही नहीं है इतने पैसे उधार देने के लिए। दूसरा जो है, आप उसके आईटीआर रिटर्न कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं, या और मटेरियल एविडेंसेस कोर्ट के सामने ला सकते हैं, जिससे ये प्रूव होता हो कि आपके ऊपर कोई लीगली इन्फोर्सेबल लायबिलिटी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।